Hello everyone, welcome to Major HS Kelsey's Balno Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. और एक और क्लास, this is part 2 of your June current affairs. एक क्लास हम कर चुके हैं and this is another class of your June current affairs. तो स्टार्ट करते हैं June current affairs से. तो सबसे पहले है क्या क्या हम कवर कर चुके हैं आगे देखेंगे. तो सबसे पहले है स्टार्ट विद स्पोर्ट्स. सो स्पोर्ट्स में है the Indian soldiers, the two soldiers has won the World Rowing Cup and gold medal जीता है इन लोगों ने. क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड रोइंग कप ने. कहा हुआ इंडियन सोल्जर्स हवलदार लक्ष्य एंड उज्जवल won India's first gold medal at World Rowing Cup June 27 June 2026. Medal came World Rowing Cup stage in. कहा हुआ है सबसे पहले ध्यान रखना ये स्विट्जरलैंड में हुआ है और नाम क्या है जीतने वालों का? लक्ष्य है और उज्जवल है. आर्मी में है ये. They both are in army. One of them is Havaldar, Lakshya and Ujjwal, and they have won the gold medal in World Rowing Cup that happened in Lucerne, Switzerland के अंदर हुआ है. क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे. This is first gold medal for India. This is first gold medal for India. Next, India's victory in Asian Volleyball Championship. मैन वॉलीबॉल कप अभी हुआ है. मेंस वॉलीबॉल कप हुआ है 2026 के अंदर. एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप ने कराया है. एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन के नाम से है एवीसी, एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन. मेंस वॉलीबॉल कप हुआ है 2026 और कौन जीता है जी? सर इंडिया जीता है इसमें ब्रॉन्ज. द एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप वाज हेल्ड फ्रॉम जून 2026 इन अहमदाबाद गुजरात इंडिया. ये याद रखेंगे कहां पर हुआ है ये? अहमदाबाद गुजरात इंडिया के अंदर हुआ है. और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है. किसको हराया है? बहरीन को 3-1 से हराकर. बहरीन को 3-5 सेटों का गेम होता है, उसमें से 3-1 से जीतकर थर्ड प्लेस मिली है. और ये कहां पर हुआ था? वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में. वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये टूर्नामेंट हुआ है और इंडिया ने बहरीन को हराकर ब्रॉन्ज पोजीशन ली है इन दी मेंस वॉलीबॉल कप ऑफ एशियन वॉलीबॉल कॉन्फेडरेशन. क्लियर? चलिए लोकेशन ध्यान रखना कहां पर हुआ है, कैसे हुआ है. नेक्स्ट, इंडिया विंस 114 मेडल्स एट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप. यह भी जरूरी है. योगासना चैंपियनशिप कहां पर हुई है? इंडिया में हुई है योगासना चैंपियनशिप और इसमें इंडिया ने 114 मेडल जीते हैं. फर्स्ट सबसे नंबर 1 पे रहा है इंडिया. इंडिया होस्टेड द इनॉग्रल वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप. पहली बार हुआ है ये वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप. कहां पर? 2026. और हुआ कहां पर है? सर गुजरात अहमदाबाद के अंदर हुआ है. कहां पर हुआ है? गुजरात अहमदाबाद के अंदर हुआ है. और इसमें इंडिया फिनिश्ड फर्स्ट. अभी बताया मैंने इंडिया ने जो इंडिया की पोजीशन फर्स्ट थी. सेकंड नंबर पर कौन था? जापान था. और थर्ड नंबर वाज अर्जेंटीना. क्लियर है? अर्जेंटीना. 3 गोल्ड 3 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज जीते हैं. जबकि इंडिया ने कितने जीते हैं सर? इंडिया हैज वॉन 114 मेडल्स इन दी योगासना चैंपियनशिप और पहली पोजीशन मिली है इंडिया को. क्लियर है? तो लोकेशन ध्यान रखनी है कहां पर हुआ है, विनर कौन है, सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन कौन है, ये याद रखेंगे. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, प्रज्ञनंदा विंस नॉर्वे चैंपियनशिप टाइटल. नॉर्वे चेस को जीता है. प्रज्ञनंदा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन नॉर्वे चेस टाइटल. जून 26 में हुआ है ये. अ 20-year-old ग्रैंड मास्टर वॉन द फाइनल राउंड इन ओस्लो डिफीटिंग दी जर्मनीज विंसेंट कीमेयर को हराया है इन्होंने. ध्यान रखना रनर अप कौन था? विंसेंट कीमेयर को हराया है प्रज्ञनंदा ने. और नॉर्वे चेस को पहली बार जीतने वाले जो इंडियन ग्रैंड मास्टर बने हैं. क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड. फ्रॉम द क्रिकेट, women cricket, and Harmanpreet Kaur became the first cricketer in men and women both ever to play 200 T20 internationals. यानी 200 T20 internationals खेलने वाली पहली क्रिकेटर बन चुकी हैं मैन और विमेन के अंदर. द मोस्ट कैप्ड T20 प्लेयर इन क्रिकेट हिस्ट्री. 200 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं इन्होंने. हरमनप्रीत कौर ने. किसकी है ये? वन ओनली इंडिया की. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मेंस अंडर 18 एशिया कप चैंपियनशिप. जी हां, हॉकी की बात है. देखिए हॉकी की फिर से न्यूज है.
जो इंडिया ने मेंस अंडर 18 एशिया कप टाइटल विद अ कमांडिंग 4-1 विक्ट्री ओवर होस्ट जापान। जापान में हुआ था ये अंडर 18 हॉकी एशिया कप हुआ था। इन दी फाइनल कामागारा में हुआ है। द यंग इंडियन हॉकी टीम शोकेस द अटैकिंग ब्रिलियंस एंड कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द टूर्नामेंट टू इमर्ज एज द कॉन्टिनेंटल चैंपियन। क्लियर है, समझ आई बात। तो एशिया कप हुआ है अंडर 18 का, कहां पर? जापान के अंदर। विनर कौन अब कहा रहा है? विनर कौन था? इंडिया था। और रनर अप कौन है? होस्ट नेशन है जापान। जापान वाज द होस्ट नेशन और ये रही हमारी इंडियन टीम, अंडर 18 इंडियन हॉकी टीम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। क्या है जी? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है। देखो ध्यान से, कीमी अंतोली है सर, इटालियन है, कौन नहीं जानता इन्होंने। इस साल बड़ी गोल्डन पीरियड रहा है इनके लिए, गोल्डन ईयर रहा है ये। तो कीमी अंतोली ने सिक्योर्ड स्टनिंग मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 को जीता है आफ्टर डिफीटिंग दी ल्यूइस हैमिल्टन को हराया इन्होंने, एक्सटेंडेड हिज फार्मूला 1 चैंपियनशिप लीड। द मर्सिडीज टीनेजर, मर्सिडीज की तरफ से he's a driver from the Mercedes, claimed the 5th consecutive win in a chaotic race filled with crashes, penalties and surprises. Clear है? तो ध्यान रखेंगे, वन एंड ओनली कीमी एंटोनेली है ये, और कहां के रहने वाले हैं? He's from Italian, he's from Italy, he's Italian फॉर्मूला 1 ड्राइवर। द मोस्ट रिसेंट विक्ट्रीज कौन कौन सी रही हैं इनकी? मोनाको अभी जीता है इन्होंने, कैनेडियन भी जीता है इस साल, मियामी जीता है, जापानीज जीता है, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है, और रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले आपको पता हो इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी 2026 भी जीता है। बड़ा गोल्डन ईयर रहा है इनके लिए, एंड ही इज द कीमी एंटोनेली। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, SFF वुमेन चैंपियनशिप। SFF वुमेन चैंपियनशिप साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन का ये है, और इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है, 3-1 से, और फाइनल टू अ विन रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 6 टाइटल इन गोवा। 7 साल बाद विमेन जो टीम है वो इस बार SAF वुमेन चैंपियनशिप को जीता है, और कहां हुआ था इस बार? ये गोवा, इंडिया के अंदर हुआ है। The Blue Tigress ended a 7-year wait for the trophy with a dominant campaign, scoring 18 goals and conceding only once throughout the tournament. एक ही बार गोल खाया है सारे टूर्नामेंट में, और एक तरफा जीते हैं, और वो भी मुझे लग रहा है सिर्फ फाइनल में ही खाया है बांग्लादेश के खिलाफ। क्लियर है? तो रनर अप कौन था सर? बांग्लादेश था। क्लियर है? किसने जीता है? इंडिया ने जीता। हुआ कहां पर है? गोवा में, इंडिया में हुआ। इस बार काफी टूर्नामेंट इंडिया में हुए हैं, और ये रहा। इसके बाद ऑर्गेनाइज कौन कराता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, अभी बताया मैंने, SAFF कराती है। उसके बाद रीजन साउथ एशिया में होता है ये। पार्टिसिपेशन टीम कौन कौन सी थी? नेपाल है, बांग्लादेश है, इंडिया है, भूटान है, मालदीव है, पाकिस्तान और आपका श्रीलंका है। क्लियर है? फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2010 में हुआ है। अब मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है? इंडिया। क्लियर है? चलिए तो ध्यान रखेंगे कहां पर हुआ है, कौन जीता है, रनर अप कौन हुआ है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जी हाँ, फ्रेंच ओपन को देख लो जरा, अभी कंक्लूड हुआ है फ्रेंच ओपन, और जिस दिन हमारी क्लास चल रही है इस दिन और विंबलडन भी चल रहा है। तो हालांकि जल्द ही विंबलडन के 1-2 दिन में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, तो आपके लिए एक थर्ड टूर्नामेंट और रेडी हो जाएगा याद करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन के इस साल के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और विंबलडन और यूएस ओपन बचा हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2026 कौन जीता है? वन एंड ओनली अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जीते हैं, जर्मन है ये। कैप्चर्ड हिज फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल, और मिर्रा एंद्रीवा जीती है, ये रशिया से है। बिकेम द यंगेस्ट विमेन चैंपियन इन द ईयर। तो ध्यान रखेंगे मेंस एडिशन में कौन जीता है फ्रेंच ओपन को? सर ज़्वेरेव जीते हैं। एंड विमेन एडिशन में कौन जीता है? मिर्रा जीती है इन दी फ्रेंच ओपन 2026। क्लियर है? तो ये रहा। बाकी रिसेंट विक्ट्रीज में अगर मैं मेंस डबल्स में देखूं तो ग्रैंड रोलर्स है एंड ज़ेबालाज़ो है, और उसके साथ साथ अगर विमेंस डबल की मैं बात करूं तो टाउनस्वेंड विक्ट्री है और सीनियाकोवा है, सीनियाकोवा। क्लियर है? तो ये डबल्स में है, और इसमें एक और होता है मिक्स्ड डबल्स का, ध्यान रखना मिक्स्ड डबल्स का होता है। तो मेंस सिंगल हो गया, विमेन सिंगल हो गया, और मेंस डबल हो गया, विमेंस डबल हो गया, और एक हो गया है मिक्स भी होता है इसके अंदर। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। देख लीजिए इस बार के मेंस डबल का मैंने बताया ज़्वेरेव है। उसके बाद रनर अप कौन थे? फ्लावियो थे, इटली के हैं। विमेंस में कौन है? मिर्रा एंद्रीवा है, अभी बताया मैंने आपको। और कौन है बाकी? माजा है। और मेंस डबल में कौन जीता है? मेंस डबल में भी बता दिया मैंने, ज़ेबलोज हैं और आपके ग्रैंड रोलर्स हैं। उसके बाद रनर अप ये थे। विमेंस डबल में
जस्ट अभी बताया, टाउनसेंड है एंड सीनियाकोवा है। उसके बाद अगर मिक्स्ड की बात करूं तो सारा ईरानी है और गैब्रियाला ये रनअप रहे थे, और सारा ईरानी और एंड्रिया वसोवोरी ये क्या है मिक्स्ड डबल्स में विनर रही है। ये रहे आपके ज़ेवरे और ये रही मिर्रा एंड्रीवा फ्रॉम रशिया। तो फ्रेंच के याद रखेंगे जरूर, और इस साल के जितने भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विनर्स हैं वो भी याद रखेंगे। और आपको ग्रैंड स्लैम के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सर क्या नॉलेज होनी चाहिए? ये रहा आपके लिए, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखना, पहली बात तो ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं, यानी जो मैं 4 टूर्नामेंट्स आपको बताने वाला हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। पहले बात तो इतना तो कम से कम पता हो, ये मत कह देना कि सर फ्रेंच ओपन क्रिकेट के लिए होता है। नहीं सर, ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, पहली बात तो किस गेम से रिलेटेड है? सर टेनिस से रिलेटेड है। और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यानी टेनिस के बहुत मेजर 4 टूर्नामेंट्स होते हैं एवरी ईयर, एक कैलेंडर ईयर के अंदर 4 टूर्नामेंट्स कौन कौन से हैं, और यही क्रोनोलॉजी में होते हैं। हर साल सबसे पहले कराया जाता है क्या? हर साल सबसे पहले कराया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन, जिनको रोलैंड गारोस भी बोलते हैं। उसके बाद होता है विंबलडन होता है। उसके बाद होता है आपका लास्ट में दैट इज यूएस ओपन है। क्लियर है? उसके बाद इनके कोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो मेलबर्न कोर्ट पे खेला जाता है, दैट ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है हार्ड कोर्ट पर। जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट पर हो रहा है। ये देखिए, दिस इज योर क्ले कोर्ट, ये रहा आपका क्ले कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट योर विंबलडन, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, दिस इज योर फेमस। और उसके बाद आता है आपका यूएस ओपन, और यूएस ओपन भी किस पे कराया जाता है? हार्ड कोर्ट पर कराया जाता है। इसी क्रोनोलॉजी के साथ होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो सबसे पहले मिड जनवरी के आज स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है ये जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन है, ये लेट मई में अर्ली जून में जाकर खत्म होता है। उसके बाद विंबलडन होता है जून और जुलाई के समय पर चल रहा है। जिस दिन हम क्लास ले रहे हैं उस दिन आपका 2026 विंबलडन सेमीफाइनल्स हो चुके हैं और ज़ेवरेव भी पहुंच गए हैं इस बार फाइनल में भी जोकोविच को हराकर। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट मंथ आपको लेकर आएंगे विंबलडन के भी। और लास्ट में है यूएस ओपन जो होता है, जो हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है, और वो हो जाए अगस्त और सितंबर में जाकर चारों ग्रैंड स्लैम खेल लिए जाते हैं। क्लियर है? समझ आई बात? नहीं आई? ठीक है। और अभी तक के विनर कौन रहे हैं? आपके लिए एक और थोड़ा सा आसान रहेगा सर, इतनी स्पून फीडिंग हो रही है तो सर थोड़ी और सही। हाँ देखिए ध्यान से, बिल्कुल अभी तक के जो विनर्स हैं ये रहे। तो अभी तक कौन कौन से हो चुके हैं जो टूर्नामेंट कंक्लूडेड हो चुके हैं 2026 के? सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया ओपन जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। कब? जनवरी के आसपास खेला गया ये, और हार्ड कोर्ट पर होता है। और विनर कौन रहे हैं? कार्लोस एल्कराज रहे हैं और एलिना रिबाकीना रही हैं कजाकिस्तान की वुमेन्स के अंदर। और फ्रेंच ओपन जो अभी मैंने बताया आपको, ये अभी कंक्लूड हुआ है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव है, और लकीली बात यह है कि विंबलडन के फाइनल में दोनों ही हैं, ये इनमें से कोई एक जीतने वाला है। और उसके बाद ये अभी मैंने बताया। और विमेन में कौन है? मिर्रा एंड्रीवा है फ्रॉम द रशिया। क्लियर है? तो ये है ओनली द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट दैट हैव कंक्लूडेड इन 2026 आर अबव। विंबलडन एंड यूएस ओपन आर येट टू बी प्लेड। तो विंबलडन तो खेला भी जा रहा है, लेकिन फ्रेंच ओपन लेस्ट होगा, अगस्त सितंबर में होगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपके सामने। जी हाँ, सिंगापुर ओपन। तो सबसे पहले तो यही देख लीजिए सर, सिंगापुर ओपन है किस चीज का? यही नहीं पता है सर हमको तो सिंगापुर ओपन है क्या। मियामी ओपन, सिंगापुर ओपन, सर ये पता ही नहीं होते हैं। इंडोनेशियन ओपन हमें पता ही नहीं होते किस चीज के हैं। तो बेटा ध्यान रखना, सिंगापुर ओपन बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट है, ये बड़ा फेमस है। और ये होता है किस चीज के लिए? सर बैडमिंटन के लिए होता है। किसके लिए होता है? बैडमिंटन। जी हाँ, बैडमिंटन के लिए खेला जाता है सिंगापुर ओपन। उसके बाद इंडिया स्टार बैडमिंटन पेयर जो सात्विक सहराज है और चिराग शेट्टी को तो आप जानते ही हैं, कौन नहीं जानता चिराग शेट्टी को? इस चिराग शेट्टी ये बैठे हुए हैं। बाकी ये रहे आपके सात्विक। क्लियर है? तो इन दोनों ने मिलकर वॉन सिंगापुर ओपन इन मेंस डबल्स में टाइटल जीता है। क्या जीता है? मेंस डबल्स में सर सात्विक ने और चिराग ने। और हराया किसको है? सर इंडोनेशिया के फजर को और मोहम्मद सोहिबुल फिक्री को हराया है इन्होंने फाइनल के अंदर। क्लियर है? तो ये इनके रनर अप्स रहे। और ये मत पूछ लेना सर सिंगापुर ओपन कहां पर हुआ है। बेटा सिंगापुर ओपन कहां होगा? दिल्ली में तो होगा नहीं। सिंगापुर ओपन कहां होगा? एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा हुआ था एक दिन, सर ये फ्रेंच ओपन कहां पर होता है? बेटा पाकिस्तान में होता है। कहां पर होगा सिंगापुर ओपन? सर सिंगापुर ओपन सिंगापुर में ही होगा। ठीक है,
ये रहे आपके सामने, ये दिस इज लक्ष्य सेठी एंड दिस इज सात्विक साईराज है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे सिंगापुर ओपन के बारे में। और नेक्स्ट है पद्म अवार्ड्स हैं इस साल के, पद्म अवार्ड्स 2026। तो देखिए 3 अवार्ड्स आते हैं पद्म के अंदर, दैट इज पद्म श्री, सबसे पहले आता है पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण है। जो 3 है आपके सामने जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं ये, दैट इज पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण है। क्लियर है? तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द सेकंड सेट ऑफ 65 पद्म अवार्ड्स हैं ड्यूरिंग द सेकंड सिविल इन्वेस्टिगेटर सेरेमनी हेल्ड इन राष्ट्रपति भवन। क्लियर? इस साल दूसरी बार हुई है। उसके बाद पद्म अवार्ड्स आर अमंग द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, आपको बताया। पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए जाता है, एंड सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। द सेकंड, फर्स्ट कौन है? भारत रत्न। कौन है सर? भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और उसके बाद आता है पद्म भूषण, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए दिया जाता है। एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड, ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए जाता है। और पद्मश्री, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी सर्विस। क्लियर है? तो 3 सिविलियन अवार्ड्स हैं ये। उसके बाद देख लीजिए पद्म विभूषण, तो ध्यान रखना ही रखना। मैं बताता हूं आपको कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण आपको याद रखने होते ही हैं, जैसे कि के.टी. थॉमस को मिला है और पी नारायण को मिला है। पब्लिक अफेयर्स और लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में इनको मिला है, इनका ध्यान रखना। उसके बाद जो पद्म भूषण है वो इनको मिला है, डी नोरी को मिला है, एसकेएम साहब को मिला है, नतेशन साहब को मिला है, शिबू सोरेन को मिला है, विजय अमृतराज को मिला है, मोती को मिला है और अलका याग्निक जी को मिला है। ध्यान रखना। क्लियर है? उसके बाद ये जो पी लिखा हुआ है, ये पी का मतलब होता है पोस्टमसली या मरणोपरांत, यानी मरने के उपरांत जो अवार्ड दिया जाता है दैट इज पोस्टमसली या मरणोपरांत दिया जाता है। उसके बाद पद्मश्री के जो रेसिपेंट्स है कुछ इस प्रकार है, चंद्रमौली जी हैं, बुद्री हैं, गुरु हैं, व्लादिमीर हैं, पोस्टमसली दिया गया है इनको भी। रोहित शर्मा को भी दिया गया है, ध्यान रखना। सविता पूनिया को दिया गया है, आर माधवन जो एक्टर है उनको दिया गया है, सतीश शाह है, पोस्टमसली दिया गया है, और अशोक कुमार हल्दर है। क्लियर है? तो मेन ये आपको याद रखना है कि बार एग्जाम से पहले नजर मारकर जाना जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं इस बार। और पिछले जब हुआ था तो मैंने उसमें भी कराया था कि पद्म अवार्ड्स उसके अंदर भी मिला था, जो आप बांसुरी वाला याद रखेंगे आपको, अलगोजा के नाम से जो है उनको भी मिला था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कुछ डेज हैं जो इस जून में बनाए गए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल सिकल सेल के लिए बनाया गया है, द ऑन इंटरनेशनल सिकल सेल 2026। सबसे पहले तो ध्यान रखना कब बनाया जाता है ये सर, 19 जून को बनाया जाता है। एवरी 19 जून, एवरी ईयर ऑफ 19 जून इसको बनाया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल डे। प्रेसिडेंट रिअफर्म द इंडियाज कमिटमेंट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047 अंडर द नेशनल सिकल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो ध्यान रखना ये इंडिया का मिशन है, अंडर द इंटरनेशनल सिकल सेल डे हम एलिमिनेट करने वाले हैं किसको? जो सिकल सेल एनीमिया क्रिएट करते हैं उनको बाय 2047 तक हम उनको एलिमिनेट करने वाले हैं अंडर द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। इस बार की थीम जरूर याद रखना, क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिसीज। क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिसीज। क्लियर है? ये 2026 की थीम रही है। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और उसके बाद है आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। मैं करा चुका हूं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ध्यान रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है, वो इन डेप्थ करा चुके हैं। बाकी ये 2 डे और थे जून के अंदर, तो इनका भी ध्यान रख लेना। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, पहली बात तो सर वही आती है कि सर बनाया कब जाता है, 19 को वो बनाया जाता है, तो 20 को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे बनाया जाता है। इज अ यूएन डेजिग्नेटेड डे है ये टू ऑनर रेफ्यूजीज फ्लीइंग कॉन्फ्लिक्ट और प्रोसिक्यूशन, जो परसिक्यूशन की वजह से, प्रोसिक्यूशन की वजह से और आपका क्या बोलते हैं वॉर टोन नेशंस की वजह से जब वो माइग्रेट करते हैं तो कहीं और जाते हैं, उनके लिए एक रेफ्यूजी डे बनाया गया है। और इस बार की थीम क्या है? अंटिल एवरीवन इज सेफ। थीम तो बहुत अच्छी है लेकिन यूएन शायद कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन थीम 2026 में क्या है? अंटिल एवरीवन इज सेफ। और बैकग्राउंड क्या है? पहली बार कब बनाया गया? 2001 से स्टार्ट किया जाता है। और 50th एनिवर्सरी कब बनाई गई? रेफ्यूजी कन्वेंशन, यानी हाँ रेफ्यूजी कन्वेंशन के बाद उसी के हिसाब से बनाया जाता है। तो 2001 में पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया। तो 20th जून फॉर दी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे एंड द थीम ऑफ 2026 इज अंटिल एवरीवन इज सेफ। क्लियर है? तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे याद रखेंगे तो क्या हो गए? सिकल डे याद हो गया सर, 19 को होता है। रेफ्यूजी डे याद हो गया, 20 को होता है। और 5 जून को क्या होता है सर? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है। क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और शंग्रीला डायलॉग है, क्या है सर?
शंग्रीला डायलॉग है। चलिए शंग्रीला डायलॉग took place in Singapore. India was represented by India's Defense Secretary. So शंग्रीला क्या है? तो सिंगापुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस है, एक मीटिंग होती है, एनुअली होती है, ध्यान रखेंगे। और पहली बार कब हुई थी? 2002 में हुई थी। हेल्ड एट शंग्रीला होटल है सिंगापुर के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, IISS लंदन के अंदर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है वो हर साल ऑर्गेनाइज कराता है इसको। और कहां हुई है ऑर्गेनाइज? सर सिंगापुर में हुई है। तो इस बार 23rd इसका एडिशन था। को ऑर्गेनाइज कौन कराता है? सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। द डायलॉग ब्रिंग्स टुगेदर डिफेंस मिनिस्टर्स एंड मिलिट्री चीफ्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट स्पीकर्स, पॉलिसी मेकर्स, ये सब आते हैं। एंड दे शेयर प्राइमरी फोकस रहता है एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। शंग्रीला डायलॉग कहां पर हुआ है ये ध्यान रखेंगे। सिंगापुर के अंदर हुआ है। कौन सा एडिशन है ये ध्यान रखेंगे। किसने इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया, डिफेंस सेक्रेटरी, वो याद रखेंगे। क्लियर है? ये हर साल किया जाता है। और ऑर्गेनाइज कौन कराता है? सर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज है लंदन के अंदर, वो ऑर्गेनाइज कराता है। और पहली बार कब हुआ? 2002 में हुआ है। शंग्रीला डायलॉग 2026। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द ब्रिक्स इंदौर डिक्लेरेशन। जी हाँ, ब्रिक्स की एक मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 16th, ध्यान रखना। और वो कहां पर हुई है? इस बार इंदौर में हुई है, मध्य प्रदेश के अंदर। क्लियर है? तो अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इट इज कंक्लूडेड विद द यूनानिमस अडॉप्शन ऑफ इंदौर डिक्लेरेशन, अ शेयर्ड फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेशन अमंग ब्रिक्स नेशंस। तो ब्रिक्स नेशंस के बीच में एक डिक्लेरेशन हुई है फॉर द प्रमोशन ऑफ फॉर द इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, तो उसको बोला गया है इंदौर डिक्लेरेशन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। रिसेंटली इंदौर डिक्लेरेशन वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? तो इट इज रिलेटेड विद द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग दैट हैपेंड ऑन द एग्रीकल्चर कोऑपरेशन और द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। और इसके 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं, 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं। और ज्यादा पूछा सकता है। एक तो फूड सिक्योरिटी है, ट्रेड है, क्लाइमेट एंड टेक्नोलॉजी है। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है इफेक्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को, उसके साथ ट्रेड कैसे होना चाहिए, उसके साथ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट और फूड सिक्योरिटी। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। तो ये रहा ब्रिक्स इंडिया 2026 थीम एंड वेबसाइट, डॉक्टर एस जयशंकर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नवाचार मंत्र है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE हैज लॉन्च्ड नवाचार मंत्र। किस चीज से रिलेटेड है ये ध्यान रखना, स्कीम्स पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले तो आपको मिनिस्ट्री को ही ध्यान रखना है सर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। दूसरी बात, द प्रोग्राम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस डेवलपमेंट NIESBUD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट विद फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद IIT दिल्ली है, इसको भी ध्यान रखना। क्लियर है? तो इन सब ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? एक नवाचार मंत्र है फॉर द आइडिया ऑफ एंटरप्राइजेस है स्मॉल बिजनेस के लिए। इट इज अ नेशनल इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग द ग्रासरूट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्सपेंडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन अक्रॉस इंडिया विद स्पेशल फोकस ऑन इनोवेटर्स फ्रॉम टियर 2 टियर 3 और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या रूरल एरियाज हैं, जो नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर टियर 1 या टियर 2 के जो सिटीज हैं उनके लिए है फॉर द इंप्रूवमेंट और फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए ये क्या किया गया है सर? लॉन्च किया गया है नवाचार मंत्रा को। क्लियर है? तो मिनिस्ट्री ध्यान रखेंगे किस चीज से रिलेटेड है ये ध्यान रखेंगे, और कहां के लिए मेन फोकस कर रहा है। टियर 2 टियर 3 टियर 1 सिटीज के लिए नहीं है, मेगा सिटीज के लिए नहीं है। फोकस किसके ऊपर है वो ध्यान रखें। लॉजिस्टिक्स पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स से क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार भी इंडेक्स से क्वेश्चन आया था, क्लाइमेट इंडेक्स पर क्वेश्चन आया था, और ये है आपका लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ही ध्यान रख लेना कि बड़ी सर डिफिकल्ट मिनिस्ट्री होगी इसके नाम से, तो लॉजिस्टिक पोर्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ही है। डिफिकल्ट है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हैज लॉन्च्ड द लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर 2024 एंड 2025। दूसरी बात,
पहले तो ये देख लीजिए कि जो एलपीपीआई है इवेल्युएट करता है किस चीज के ऊपर, 3 कार्गो सेगमेंट्स हैं। एक तो ड्राई बल्क होता है, एक लिक्विड बल्क होता है, कंटेनर कार्गोज होते हैं। या तो आप ड्राई बल्क कुछ लेकर जा रहे हो, क्लियर, जैसे व्हीट वगैरह जाता है वो ड्राई बल्क जाता है बहुत ज्यादा, या फिर लिक्विड बल्क जाता है, फॉर एग्जांपल आपके क्रूड ऑयल वगैरह जा रहे हैं, कोई भी लिक्विड जा रहा है यहां से, या कंटेनर्स कार्गो होते हैं, बहुत बड़े कार्गोज होते हैं जो उनको छोटे छोटे कंटेनर्स को लेके जाते हैं, क्लियर है। और द इवैल्यूएशन यूजेस ऑपरेशनल इंडिकेटर सच एज कार्गो हैंडल कैसे किया जाता है, वेसल टर्न अराउंड टाइम क्या है, कितनी जल्दी टर्न आउट हो जाता है, कितना बड़ा है वो आपका पोर्ट, बर्थ आइडल टाइम है, प्री बर्थिंग वेटिंग टाइम है, कंटेनर ड्वेल टाइम है, शेप बर्थ डे है, तो सारे के सारे इन सब चीजों को मिलाकर उसकी क्या की जाती है सर, उसकी रैंकिंग की जाती है, क्लियर है। बाकी डेवलप्ड अंडर सागर आकलन फ्रेमवर्क है, उसके साथ साथ किस चीज से अलाइन करता है, ये पीएम की जो गति शक्ति है, नेशनल मास्टर प्लान है फॉर दी मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए, मैरीटाइम इंडिया विजन 2026, मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047, इन सब चीज से ये क्या है, रिलेटेड है। इट इज मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ डूइंग एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन पोर्ट्स। वही बेसिक चीज है कि इंडियन पोर्ट्स को बेहतर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए प्लान है। तो लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, मिनिस्ट्री ध्यान रखना किन 3 सेगमेंट्स को यूज करता है, ये है एग्जाम के आने वाले जो आपके क्रक्स हैं। दिस इज दी मसाला फॉर योर एग्जाम। ये सेगमेंट्स किन किन चीजों पर काम करता है, कौन सी मिनिस्ट्री और क्या है। उसके बाद परफॉर्मेंस क्या रही है ये देख लीजिए एक बार कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं। तो तीनों कैटेगरीज की बात करूंगा मैं, और अगर मैं बात करता हूं ड्राई बल्क की तो उसमें पैरादीप पोर्ट जो है आपका, और जो कि एक मेजर पोर्ट भी है, इसने टॉप किया है। और अगर सिक्का पोर्ट की बात करूं, सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स के नाम से है, इसने लिक्विड बल्क कार्गो में टॉप पोजीशन ली है। और मुंद्रा पोर्ट जो है आपका, इट हैज emerged as the highest ranked port in the container cargo category। तो आप ध्यान रखेंगे सर, अगर मैं ड्राई बल्क की बात करूं तो पैरादीप है, और लिक्विड बल्क की बात करता हूं तो मैं कौन सा है, ये सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल है। और अगर कंटेनर कार्गो की बात करता हूं दैट मींस मुंद्रा पोर्ट है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो अथॉरिटी है, जेएलएन है, जो सेकंड एक मेजर पोर्ट है मुंबई के अंदर, दिस कम्स ऑन द सेकंड पोजीशन इन दी कंटेनर कार्गो कैटेगरी के लिए आया, क्लियर है, समझ आई बहुत। इसलिए ये जाना भी जाता है, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट अथॉरिटी है ये जानी भी जाती है अपनी कंटेनर्स के लिए, सबसे बहुत बड़ी कैपेसिटी है कंटेनर्स की इसके अंदर। उसके बाद अगर मैं ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को देखूं, इंडिया की जो रैंकिंग है वो काफी इंप्रूव करी है, और हमने 44th पोजीशन से 2022 पोजीशन पर आ गए हैं। इन द इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरीज 7 इंडियन जो पोर्ट्स हैं फीचर्स हुए हैं वर्ल्ड टॉप 100 पोर्ट्स इन दी वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ध्यान रखना, एक नीड और पता चल गई कि जो वर्ल्ड बैंक की कंटेनर्स परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है, क्या होती है, कंटेनर्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसमें जो टॉप 100 के जो पोर्ट्स हैं दुनिया के, उसमें इंडिया के 7 इंडियन पोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, विच इज अ गुड थिंग ऑल्सो। बट हाँ, ये शायद 7 पोर्ट टॉप 50 में होते तो ज्यादा बेहतर होता, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, और ये है कुछ आपके मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। क्या है सर, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। अब सर सारे पोर्ट याद रखने हैं इंडिया के, नहीं सर सारे पोर्ट्स तो याद नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ आपको एटलीस्ट मेजर पोर्ट्स इंडिया के याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो यहां पर कांदला या दीनदयाल पोर्ट आता है, उसके नीचे मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 2 पोर्ट्स आते हैं, उसके बाद मोरमुगांव पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है और कोचिन पोर्ट है। तो ये हैं आपके वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं। कितने हैं सर, 6 पोर्ट्स हैं, क्लियर है। उसके बाद सबसे नीचे है, ये क्वेश्चन आया है, चिदम्बरम पोर्ट है या पहले टुटिकोरिन पोर्ट बोलते थे तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर एक और पोर्ट है, दैट इज चेन्नई पोर्ट है। उसके बाद एक एनोर पोर्ट, पुराना नाम है इसका, अब कामराजर पोर्ट हो गया है इसका। तो क्या है सर, सबसे पहले कांदला पोर्ट है, उसके नीचे क्या है, मुंबई पोर्ट, जेएलएन पोर्ट है, मोरमुगांव पोर्ट है, फिर मैंगलोर है, फिर आपका क्या है, कोचिन पोर्ट है। और कोचिन के बाद क्या है, फिर आपका टुटिकोरिन है या चिदम्बरम है, फिर चेन्नई है, एनोर, कामराज पोर्ट है। उसके बाद आता है विशाखापट्टनम, और यही पैरादीप है जिसने किसमें, ड्राई बल्क में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। तो एक ही मेजर पोर्ट है जो उसमें है, जेएलएन पोर्ट यही है जो कंटेनर्स की कैटेगरी में सबसे सेकंड नंबर पर है। उसके बाद आता है आपका ये कलकत्ता पोर्ट। क्या है, कलकत्ता पोर्ट है। कलकत्ता पोर्ट थोड़ा सा रिवराइन पोर्ट है, अंदर की तरफ है, और इसी के पास एक पार्ट, कलकत्ता पोर्ट का एक पार्ट है हल्दिया पोर्ट। तो इस बात को ध्यान रखना, ये कलकत्ता पोर्ट का ही पार्ट है हल्दिया पोर्ट, समझ आई बात।
तो ये कुछ मेजर पोर्ट्स है इंडिया में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मेजर पोर्ट्स आपके सामने हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ऐसे ही यहां पर एक पोर्ट और है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है, ये भी बड़ा फेमस है यहां पर अंडमान एंड निकोबार की तरफ। चलें आगे, चलिए जी हां, मिशन स्नेहजोरी, मिशन स्नेहजोरी किस चीज से रिलेटेड है सर? तो ध्यान रखना, दिस इज रिलेटेड टू दी मूगा सिल्क। असम के अंदर मूगा सिल्क बहुत फेमस है, साड़ियां बनाई जाती हैं मूगा सिल्क की, उस चीज के लिए बनाया गया है। मिनिस्ट्री ध्यान रखना, ओहो सर ये कौन सी मिनिस्ट्री है? ये तो हमने पहली बार सुनी है सर मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सर ये तो पहली बार सुनी है मिनिस्ट्री, क्या कोई ऐसी मिनिस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है? बेटा बिल्कुल, इंडिया पर ध्यान दो, अगर इंडिया को सही से पढ़ोगे तो सब पता होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने एक मिशन जारी किया है स्नेहजोरी, और इट इज रिलेटेड टू दी असम की मूगा सिल्क है। द मिशन इज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ असम, उसके साथ भी है सेंट्रल सिल्क बोर्ड है एक, अभी देखेंगे ये क्या है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और अदर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी हैं, विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 400 करोड़। 3 ईयर पीरियड के लिए किस किस चीज पर एम किया जाएगा सर? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 मॉडर्नाइजेशन मूगा रीलिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी, मिल बनाए जाएंगे मूगा सिल्क के लिए। क्रिएशन ऑफ 30 एफपीओज बनाए जाएंगे। क्लियर है? फार्मर्स के लिए होंगे, ये फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन होंगी। ओवर 1180 फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे इसमें। रीजनरेशन होगा 5000 हेक्टेयर्स का ऑफ सोम एंड स्वालू होस्ट प्लांट्स के लिए। ऑथेंटिकेशन की जाएगी, क्रिएशन है। तो ये सब काम किए जाएंगे इस मिशन के अंदर, जो कि किस पर फोकस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ मूगा सिल्क पर। तो आपको एक नई चीज पता चल गई, मूगा सिल्क किस स्टेट से रिलेटेड है, और जो मिशन स्नेहजोरी है वो किस चीज के लिए है, किस चीज के ऊपर बेस्ड है? सर मूगा साड़ी के ऊपर बेस्ड है। चलें आगे, चलिए सर अब थोड़ा देख लो मूगा सिल्क होती क्या है, यहां देख लो। पहले तो आपने एक चीज और सुनी, सेंट्रल सिल्क बोर्ड क्या है ये देख लो एक तो ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स तो आपने सुना होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो टेक्सटाइल्स है उसके अंदर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, और जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1948 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है सर। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बेंगलोर के अंदर है। समझ आई बात? इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच प्रोड्यूसेस ऑल 4 मेजर वैरायटी ऑफ सिल्क, दैट इज मलबरी है, एरी है, तसर है और मूगा। ये ध्यान रखना, इंडिया 4 कैटेगरी के जो मेजर 4 वैरायटीज हैं सिल्क की, मूगा है और मलबरी है, ईरी है और तसार है, ये सब जो चारों कैटेगरीज हैं ये इंडिया के अंदर क्या प्रोड्यूस की जाती हैं। बड़ी अच्छी बात है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क। सर बिल्कुल, कंज्यूमर तो होगा ही सर, बाजार में साड़ियों के अलावा है क्या? समझ आई बात? तो इंडिया कंज्यूमर तो सबसे ज्यादा है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर दी चाइना इन दी सिल्क। तो आपको काफी ज्यादा पता चल गया सिल्क के बारे में, मूगा सिल्क है। और ये 4 सिल्क का ध्यान रखना, द मेजर 4 वैरायटी ऑफ सिल्क है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मलबरी, एरी, तसर एंड मूगा रिसेंटली वाज इन न्यूज, दे आर रिलेटेड विद व्हाट? सर लिख देगा फ्रूट, खाने पीने की चीज से रिलेटेड होगा। सर मलबेरी आ गया तो समझ में आ गया बेटा, सिल्क से रिलेटेड है, खाना पीना नहीं है हर चीज। क्लियर? चलिए उसके बाद मूगा सिल्क के बारे में देख लो। मूगा सिल्क इज नोन एज द वर्ल्ड ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क एंड इज इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग्ड सिल्क लाइन। जो टैग्ड, जो हमारी जीआई टैग्ड सिल्क है वो सबसे पहली क्या है? यही है मूगा सिल्क, जिनको गोल्डन सिल्क भी बोलते हैं। असम प्रोड्यूसेस 90% ऑफ द वर्ल्ड मूगा सिल्क। सर 90% दुनिया की मूगा सिल्क कहां बनती है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बनती है। और मूगा सिल्क इज नॉट मियरली अ टेक्सटाइल प्रोडक्ट बट अ कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल हेरिटेज एसेट है। डिस्पाइट इट्स रेयरिटी एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन द सेक्टर रिमेन्स अंडर मोनेटाइज्ड विद मैनी प्रोड्यूसर्स अर्निंग ओनली 18,000 से 21,000 एनुअली। दुनिया का सबसे अच्छा सिल्क माना जाता है, उसके बाद भी इतनी कम जो है अर्निंग है, तो सरकार को कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए मिशन स्नेहजोरी लाया, सीक्स टू ब्रिज दिस वैल्यू गैप बाय क्रिएटिंग अ प्रीमियम ट्रेसेबल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मूगा सिल्क इकोनॉमी। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ एक मिनिस्ट्री और न्यूज में आई है थोड़ी सी। सर मिनिस्ट्री तो हमें पता ही नहीं होता, आज तक किसी मिनिस्टर का नाम ही नहीं पता हमें। 3-4 मिनिस्टर हमको पता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं पता होता। ध्यान रखेंगे कि नई मिनिस्ट्री आपके सामने आई है तो आपका फर्ज बनता है उस मिनिस्ट्री के बारे में नोट्स बनाने का कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। क्लियर है? तो ये मिनिस्ट्री है
उसके जो मिनिस्टर हैं वो ध्यान रखेंगे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ये है इसके ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, और एक इनके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन दिस मिनिस्ट्री। क्लियर है? उनका नाम क्या है? श्री सुकांता माजुमदार जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसके अंदर। समझ आई बात? तो आपको याद हो एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है इंडिया के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और सबसे न्यूक्लियस पर कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी इंडिपेंडेंट चार्ज, और सबसे लास्ट में आते हैं क्या? मिनिस्टर ऑफ स्टेट खाली मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, जो जनरली किसी मिनिस्टर के अंदर होते हैं, जैसे कि सुकंता माजुमदार है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। और ये मिनिस्ट्री कब आई थी? द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन सितंबर 2001। तो 2001 में ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी। इट सर्व्स एज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सर हमें तो यही नहीं पता कौन कौन से हैं बेटा। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद सर मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, और मेघालय के बाद सर असम है, और असम के बाद क्या है सर? सिक्किम है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और सर मुझे तो इनकी कैपिटल भी याद नहीं है, मैं क्यों करूं सर कैपिटल याद? मेरा क्या काम है याद करने का? तो ध्यान रखना सबकी कैपिटल्स आपको एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट की याद होनी चाहिए, क्योंकि सब मैं जब भी देखता हूं क्लास में बच्चे सिर्फ और सिर्फ यहीं आकर अटकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की ऐजोल, त्रिपुरा की अगरतला, और ये मेघालय है, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, और सिक्किम की गैंगटॉक। तो ध्यान रखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0 है, ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन किया गया 2.0 अप टू 2026 तक कर दिया। टिल द गारंटी फॉर अमाउंट ऑफ 20,000 crore are issued whichever is earlier. The maximum loan amount limit to large non-banking financial company microfinance institutions has been increased from 300 crore to 1000 crore दिया जाएगा उसको, and overall ceiling at 20% of the assets under management. Clear है? तो ध्यान रखना है कब लॉन्च करी गई है? 2026 में लॉन्च करी गई थी। This aims to provide guarantee cover to banks and financial institutions through the National Credit Guarantee Trust Company Limited है। बस इतना ध्यान रखना कि इसके अंदर जो आपके ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे कि स्मॉल साइज है तो एनुअल क्या होना चाहिए? 500 करोड़ है इनका, मीडियम का क्या है 2000 करोड़ का, और लार्ज जो है जो 2000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कमाते हैं। समझ आई बात? तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना। फिर दूसरी बात, क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, वो किस चीज से रिलेटेड है? सर लोन देने से रिलेटेड है। क्लियर है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए की जाती है। चलिए आगे। नेक्स्ट, रिवाइज्ड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जी हां, आईआईपी तो ध्यान होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें कुछ चीजें रिवाइज करी गई हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है इस इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? सर सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस करता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एमओएसपीआई। और यही वो मिनिस्ट्री है जो रेस्पॉन्सिबल है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए भी, तो ध्यान रखना। इसके बाद बस इसमें यह चेंज हुआ है सर, बेस ईयर को चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया? बेस ईयर को। पहले बेस ईयर 2011-12 थी, और अब बेस ईयर को रिवाइज कर दिया गया है 2022 और 23 में। दूसरी बात, ओवरऑल एक बार वेटेज आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है? मैन्युफैक्चरिंग को दिया गया है, 76% का योगदान है। उसके बाद आता है आपका माइनिंग और क्वेरिंग क्या है? 11% का योगदान है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी या गैस सप्लाई है, उसमें 10.5% से ज्यादा है, 10.865% है। और उसके बाद वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, और वेस्ट मैनेजमेंट है। इसके अंदर कितना है? तो क्रोनोलॉजी ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद सर माइनिंग है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, और सबसे लास्ट में है वाटर सप्लाई या वाटर वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये कुछ वेटेज है। उसके बाद इसके अंदर कुछ 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं। क्या आती हैं सर? 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कम से कम 40% है, 40% है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड आईआईपी का। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है? ध्यान रखना, इनका यही डिक्रीजिंग ऑर्डर है इनके वेटेज का भी। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है? फर्स्ट नंबर रिफाइनरी है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, स्टील आती है, कोल आती है, उसके बाद क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। और आपको लग रहा हो सर क्वेश्चन नहीं आते, पीवाई को उठाकर देखना,
8 कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि इनको हाई टू लो लगा दीजिए, लो टू हाई लगा दीजिए, और वो रैंडम पूछता है, रैंडम कहीं से भी उठा लेगा, ये नहीं ऊपर के 4 पूछ लेगा बस, नहीं 8 ही तो हैं, ये भी याद नहीं होंगे। रिफाइनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, और आपकी स्टील है, कोल है, क्रूड ऑयल है, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स है क्या इसमें, इतना याद करना है आपको ये 8 कोर इंडस्ट्रीज को। और आईआईपी को ध्यान रखना कौन पब्लिश करता है, कितनी बेस ईयर है और क्या उनके वेटेज अलग अलग है, सबसे ज्यादा किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज एपीसीएनएफ ने जीता है क्या सर, फूड प्लेनेट प्राइज जीता है। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड है ये। इन्होंने क्या जीता है, वॉन द फूड प्लेनेट प्राइज 2026 फॉर लीडिंग वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांजिशन टू नेचुरल फार्मिंग, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो एपीसीएनएफ है, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2017 में और थ्रू रीथू सदीकरा समस्त by Andhra Pradesh government, it supports small holder farmers to switch from chemical intensive agriculture to net। यानी जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको थोड़ा सा एनकरेज किया जाता है कि आप केमिकल एग्रीकल्चर से कहां शिफ्ट करो, नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करो। और ये मॉडल जो है 21 स्टेट्स में रेप्लिकेट किया गया और यहाँ के साथ साथ जो श्रीलंका, इंडोनेशिया और जाम्बिया जैसे क्षेत्र हैं, अफ्रीका भी है और आपका एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है, इन नेशंस के अंदर भी कहीं ना कहीं इसको अप्लाई किया गया है और साथ साथ इंडिया के अलग स्टेट्स भी हैं। क्लियर है, तो फूड प्लेनेट प्राइज के बारे में देख लो, कब 2019 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। प्राइज देता कोर्ट है, बर्ड वर्कफोर्स फाउंडेशन है, वो इस प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद इट रिकॉग्नाइजेस इनिशिएटिव दैट कुड कंट्रीब्यूट टू रेजिलिएंट, इक्विटेबल एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स जो है उनके लिए जाता है। और अवार्ड है सर इसके अंदर, ध्यान रखना अवार्ड कितना है, $1.5 मिलियन का अवार्ड है जो भी इस प्राइज को जीतेगा। क्लियर है, तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लेनेट प्राइज में दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद कुछ इंडेक्स है जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है, ये रिलीज किया जाता है किसके द्वारा सर, ये रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ये रिलीज किया जाता है। हैज रिलीज द एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2026। इंडिया की पोजीशन ध्यान रखना, 2 प्लेसेस अब ऊपर गए हैं और 17th रैंक हमें मिली है और हम ना 1.9% जो हमारा स्कोर है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। उसके साथ साथ इसके अंदर 120 कंट्रीज आती हैं और 44 इंडिकेटर्स हैं टोटल मिलाकर, जिनके ऊपर आपकी क्या होगी, रैंकिंग बनी जाएगी, परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो ऑलमोस्ट 120 कंट्रीज हैं जो इसमें आती हैं। उसके साथ साथ इंडिया ने अपना इंप्रूवमेंट किया है, कितना, 2 प्लेसेस का, 17th इंडिया की रैंक है। और जो इसमें है, जो 2 मेन इंडाइसेस हैं इसके अंदर, जिसमें 60% वेटेज दिया जाता है सिस्टम की परफॉर्मेंस का और उसके साथ साथ 40 है ट्रांजिशन रेडीनेस का, कितनी जल्दी एक एनर्जी से हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जा सकते हैं। क्लियर है, की फाइंडिंग्स क्या है, एक बार तो ये देख लो, जो एडवांस इकोनॉमीज हैं वो कंटिन्यू टू लीड रैंकिंग्स, अकाउंटिंग 20 में से 14th वही है। और नॉर्डिक कंट्रीज जो है इनका ध्यान रखना, स्वीडन है पहले नंबर पर है, फिनलैंड जो है और डेनमार्क 3rd नंबर पर है। ये हमेशा रिटेन है, कहीं भी देख लो, ये स्वीडन है फर्स्ट, फिनलैंड सेकंड, डेनमार्क 3rd है। रिटेन द टॉप पोजीशंस रिफ्लेक्टिंग कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अक्रॉस एनर्जी। और उसके साथ साथ सब सहारन रिकॉर्डेड द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनल गेन्स इन 2026, ये बड़ी अच्छी बात है। अमंग मेजर इकोनॉमीज चाइना रैंक्ड 14th, कंटिन्यू टू स्केल क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट एंड रिकॉर्ड। और इंडिया की क्या है, तो ध्यान रखना चाइना की बहुत बेहतर है, चाइना इज ऑन दी 14th पोजीशन एंड इंडिया ऑन दी 70th पोजीशन। एंड फर्स्ट प्लेस है स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, 1st, 2nd एंड 3rd है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा कौन रिलीज करता है, ध्यान रखना किस चीज से रिलेटेड है, क्या इसमें सब इंडाइसेस हैं, इंडिया की पोजीशन क्या है, और 1, 2, 3 और ये कौन कौन है। इसके अलावा क्वेश्चन तो आपसे क्या ही पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद सर हंगर हॉटस्पॉट के बारे में पूछा जाएगा, बिल्कुल है, न्यूज में था ये हंगर हॉटस्पॉट। तो FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इन्होंने एक रिलीज किया है फूड हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट है। द रिपोर्ट इज रिलीज ट्वाइस अ ईयर, 2 साल में निकाली जाती है ये, थ्रू द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस है। तो सुडान, साउथ सुडान, यमन और पैलेस्तीन, ये तो अफ्रीकन है, दिस इज एशियन है, दिस इज एशियन है, आर वर्ल्ड मोस्ट क्रिटिकल हंगर हॉटस्पॉट्स है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, मोस्ट क्रिटिकल है, क्रिटिकल है। तो मोस्ट क्रिटिकल के अंदर साउथ सुडान, सुडान, यमन और पैलेस्तीन है इन टर्म्स ऑफ सीवियरिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हंगर है। उसके साथ साथ जो नाइजीरिया है और सोमालिया है, हैव बीन एडेड टू द हाई रिस्क लिस्ट एज फेमाइन थ्रेट्स, फेमाइन थ्रेट्स है नाइजीरिया एंड सोमालिया। क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट, ये रहा आपका हंगर हॉटस्पॉट है बाई FAO एंड
फूड वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए है। अर्ली वार्निंग्स इन्होंने इशू करी है ऑन द एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, जून टू नवंबर के बीच में है। चलिए आप देख लेते हैं एक बार, ये मैप इन्होंने रिलीज किया है, इन्हीं की रिपोर्ट का मैप है। तो इसमें लिखा हुआ देख लीजिए, ये रहा हॉटस्पॉट ऑफ हाईएस्ट कंसर्न, वेरी हाई कंसर्न, ये हॉटस्पॉट्स है। तो हाईएस्ट कंसर्न्स में ये देख लीजिए आप, ये रहा आपका डीआरसी है, उसके साथ साथ अफगानिस्तान भी है, म्यांमार भी है कहीं ना कहीं, जो और भी मैंने बताया, यमन, ये रहा जितना डार्क है, यमन, सोमालिया, सुडान, स्पेशली साउथ सुडान और नाइजीरिया, दे ऑल आर इन दी हाईएस्ट कंसर्न के अंदर आते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट तो किस कंट्री के बीच में है? पहली बात तो रखना, दिस इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कहां? क्वेस्ट 2026 है, ये कहां पर हुई है? इस बार मंगोलिया के अंदर हुई है। और पहली बात ये क्या है सर, एक्सरसाइज जो खान क्वेस्ट है इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऑफ यूएन पीस कीपिंग एंड पीस सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए बनाई गई है। और स्टार्टेड 2003 में हुई थी, जब यूएस मंगोलिया की बायलेटरल एक्सरसाइज हुई थी तब से, और बिकेम मल्टीलेटरल इन 2006 के अंदर ये मल्टीलेटरल बनी। और द 26th एडिशन इज इट्स, जो 2026 का एडिशन है वो इसका 23rd एडिशन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, और कहां हो रहा है इस बार? ये सर मंगोलिया के अंदर हो रहा है, मंगोलिया। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया? उलान बतौर। अभी तो यही नहीं पता होगा आधे बच्चों की मंगोलिया है कहां, किस कॉन्टिनेंट में है, अभी बताएंगे तुरंत सर, वो यूरोप में है। बेटा कहां है? एशिया के अंदर है आपका मंगोलिया, चाइना और रशिया के बीच में लैंडलॉक्ड कंट्री है। क्लियर है? चलिए, चंगेज खान तो सभी को पता होगा। क्लियर है? तो ये रहा आपके करंट अफेयर्स, आई होप हेल्पफुल लगेंगे। स्पोर्ट्स, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, रिपोर्ट्स, इंडाइसेस, डेज, प्लेसेस एंड न्यूज, स्पीसीज एंड न्यूज, जितना जून का है मैटर शायद आपको कवर कर दिया गया है। अब आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि बार बार इनको 3-4 दिन लगातार रिवाइज करना, हर 2-2, 3-3 दिन में इनको एक बार देखते रहना, और अपने एंड से भी आपको करंट अफेयर्स करते हैं। ये तो वो है जो हम करा रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, उसका कुछ भी सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। सर हम कुछ भी करा लें, कितने ही करंट अफेयर करा लें, लेकिन जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, डेली करंट अफेयर्स नहीं करेंगे, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। और भूल जाइए कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू क्लियर आपसे होगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।